students, welcome to online classes in Gayatri School Arnia. Today we shall read part 2 of the lesson The Rat Trap. तो आज हम जो द रैट ट्रैप जो चैप्टर पढ़ रहे थे इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो देखिए पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं इसको। इट वाज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. His last moment had come, but just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill. He thought there must be people nearby. He summoned all his strength. Got up and staggered, go in the direction of the sound. Staggered in the direction of the sound. तो इससे आगे का जो ये पैराग्राफ है पढ़ते हैं। देखिए देखिए इट वाज लेट इन दिसंबर, मतलब वो जंगल में जब पहले रास्ता भटक चुका था और यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि उसका अंत आ चुका था, मतलब उसका अंत ही आ गया था। इससे आगे देखिए ये दे रखा है कि इट वाज लेट इन दिसंबर, कि दिसंबर का अंतिम समय था, दिसंबर महीने का जो अंतिम समय था ये। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, मतलब अंधेरा इस जंगल पर पहले से ही छा गया था। डार्कनेस का मतलब समझते हो आप? अंधेरा। क्या मतलब होता है? अंधेरा। तो डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, मतलब डिसेंडिंग का मतलब वैसे चढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर छाना है कि पहले से ही अंधेरा है, वो जंगल पर छा गया था, पूरे जंगल पर अंधेरा छा गया था भाई। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, इसने खतरा और बढ़ा दिया। किसने? दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, मतलब ये खतरा और बढ़ गया। एंड वे आउट, मतलब बाहर जाने का जो रास्ता था उस पर और भी खतरा बढ़ गया। एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड, मतलब विचारों में डूबता हुआ वो कहाँ पर? ग्राउंड पर गिर गया, उस जमीन पर गिर गया। तो विचारों में डूबता हुआ मतलब सेंक डाउन का मतलब डूबना होता है, तो और तो किस में डूबेगा? वो विचारों में डूबता, विचार ही कर रहा था, इस प्रकार से वो ग्राउंड पर गिर गया। टायर्ड टू डेथ, यानी थकता हुआ, टू डेथ मृत्यु के लिए गिर गया था वो, तो एक प्रकार से ऐसे मान लीजिए आप। तो मृत्यु के लिए वह गिर गया था, जैसे कि उसकी मृत्यु होने वाली हो। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोचते हुए कि उसका अंतिम समय आ चुका था, मतलब ये सोचते हुए कि उसका अंतिम समय आ चुका था, इस प्रकार से वो ज़मीन पर गिर गया था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वह ठीक उसने ग्राउंड पर क्या रखा? अपना सिर रखा। ही हर्ड ए साउंड, तो उसने एक आवाज़ सुनी। ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। ए हार्ड वाज, जो कि कठोर आवाज़ थी ये। ही हर्ड ए
साउंड ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, ये लाइन छूट गई थी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, थम्पिंग का मतलब होता है थपथपाना। क्या मतलब होता है, लिख लेना, थपथपाना, थम्पिंग। जैसे थपथपाते हैं ना, उसको बोलते हैं थम्पिंग, तो थपथपाना। तो देखिए, जैसे ही उसने ज़मीन पर अपना माथा टेका, मतलब सिर टेका, तो एक लगातार थपथपाने की सी आवाज़ सुनी उसने। देयर वाज नो डाउट और एज टू व्हाट दैट वाज, और अब वहाँ कोई भी डाउट नहीं था, संदेह नहीं था। डाउट का मतलब कोई शंका या संदेह नहीं था। एज टू व्हाट दैट वाज, एज टू व्हाट दैट वाज, कि वह क्या था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, ही रेज्ड हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को ऊपर उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, और जो आवाज़ आ रही थी वो क्या थी, देखिए, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। वो हथौड़े के प्रहार थे। किसके प्रहार थे, हथौड़े के प्रहार थे। फ्रॉम एन आयरन मिल, जो कि कोई लोहे की मिल से आ रहे थे। जो आवाज़ आ रही थी वो किसकी थी, कि वो कोई हैमर स्ट्रोक्स थे, लोहे के, जो लोहे की कोई मिल थी, और लोहे की मिल में से आ रही थी, और हथौड़े के प्रहारों की आवाज़ थी वो। ही थॉट, उसने विचार किया। ही थॉट, उसने विचार किया। देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, कि वहाँ पास में लोग होने चाहिए, वहाँ पास में लोग होने चाहिए। ही समन्ड ऑल इज स्ट्रेंथ, ही समन्ड ऑल इज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को जुटाया। समन्ड, इस समन्ड ऑल इज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति को जुटाया। समन्ड का मतलब वैसे बुलाया गया भी होता है, लेकिन ताकत को बुलाएगा थोड़ी, वो तो जुटाना हो गया यहाँ पर। तो ये अर्थ निकलेगा यहाँ पर इस लाइन का, ही समन्ड ऑल इज स्ट्रेंथ, मतलब उसने अपनी पूरी ताकत को जुटाया, अपनी पूरी ताकत को जुटाया। गोट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टेगर्ड मीनिंग आई है, देखिए, स्टेगर्ड का मतलब है लड़खड़ाना। क्या मतलब होता है, लड़खड़ाना। लड़खड़ाना, और डायरेक्शन का मतलब आप जानते ही हो। तो देखिए, उसने ही समन्ड ऑल इज स्ट्रेंथ, उसने पूरी ताकत को बटोरा या जुटाया। गोटअप, खड़ा हुआ। एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाता हुआ उसी दिशा में चलने लगा। किस दिशा में चलने लगा, जिधर से ये हैमर स्ट्रोक्स की आवाज़ आ रही थी, ये हथौड़ों की आवाज़ आ रही थी, जो हथौड़े के प्रहार थे उसकी आवाज़ आ रही थी, उधर उसी दिशा में वो चलने लगा। तो इसको रिपीट कर देता हूँ मैं, सुनिए। देखिए यहाँ से कि ये दिसंबर, इट वाज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर का अंतिम समय था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जंगल पर अंधेरा छाया चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे खतरा और बढ़ गया। एंड वे आउट, बाहर निकलने के लिए। एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड, अब वह उदास होकर के ज़मीन पर गिर गया, मृत्यु के लिए, मरने के लिए। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, मतलब उसका अंतिम समय आ चुका था, ये सोच करके वो ज़मीन पर गिर गया। बट जस्ट एज ई रेगुलर थम्पिंग, लेकिन जैसे ही वह लगातार थपथपा रहा था, देर वाज नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं था, एज टू व्हाट दैट वाज, कि क्या था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को उठाया। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल,
कि वे कोई लोहे की मील से कोई लोहे के हथौड़ों के प्रहारों की आवाज़ थी। स्ट्रोक का मतलब प्रहार होता है भाई, ध्यान रखना। ही थॉट, उसने विचार किया, देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, कि पास में लोग होने चाहिए। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को जुटाया। गोट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टेगर्ड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाता हुआ वो उसी दिशा में चलने लगा जिस दिशा से क्या आ रही थी, अभी बताया था, जिस दिशा से ये साउंड आ रही थी उसी दिशा में चलने लगा। नेक्स्ट, द रामसजो आयरन वर्क्स which are now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge, rolling mill and forge। तो देखिए, द रामसजो आयरन वर्क्स which are now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal, dust which sifted down from the big charcoal crates। तो ये था अगला अपना पैराग्राफ। आइए पैराग्राफ को समझते हैं एक एक वर्ड से, एक एक मीनिंग से। द रामसजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, ये कोई रामसजो आयरन वर्क्स उसका नाम था, जो मिल थी अभी बताया था कि जो आयरन मिल थी, तो इसका रामसजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंदी होने वाली थी, मतलब उसको बंदी करने वाले थे। नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट, मतलब एक बड़ा प्लांट लगाए हुए उन्हें इतना टाइम नहीं हुआ था। विथ स्मेल्टर, मतलब स्मेल्टर का मतलब है गलाना। क्या मतलब है? गलाना। तो स्मेल्टर का मतलब लिखिए यहाँ पर, गलाना। और स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड रोलिंग मिल, रोलिंग का मतलब है बेलन चक्की और मिल का मतलब है चक्की। तो बेलन चक्की हो गया भाई, रोलिंग मिल का मतलब क्या हो गया? बेलन चक्की। समझ गए? तो रोलिंग मिल का मतलब हो गया बेलन चक्की। एंड फोर्ज, फोर्ज का मतलब है बनाना, गढ़ना। समझ गए? तो इतना लंबा समय नहीं हुआ था ये रामसजो आयरन वर्क्स है, जो कि एक बड़ा कारखाना था, प्लांट था लोहे को गलाने का और बेलन चक्की बनाने का। समझ गए? ये इस लाइन का अर्थ ये था। थोड़ी हार्ड है, दोबारा सुन लेना इसको, कि जो रामसजो आयरन वर्क्स, जिसको अभी जो मतलब उस समय तो वो बंद होने वाली थी क्योंकि रात हो गई थी, लेकिन इतना लंबा समय भी नहीं हुआ था इसको खोले हुए कि ये एक लोहे बनाने की और बेलन चक्की बनाने की क्या थी? मिल थी। आगे देखिए, इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज, यानी गर्मियों के समय है बहुत लंबी पंक्तियां लगती थी भारी वाहनों की, लोडेड, जो भारी लोडेड बार्जेज एंड स्कोज। स्कोज का मतलब देखिए, स्कोज का मतलब क्या है? यानी माल लादने की जो नावें होती हैं उनको बोलते हैं स्कोज। माल लादने की नावें। और बार्जिज, इसका मतलब छोटी नावें, जो छोटी नाव होती है उसको बोलते हैं बार्जिज। तो समझिए, इन द समर टाइम यानी गर्मियों के समय में बहुत लंबी लाइनें लगती थी, माल लादने की नावें हैं उनकी। स्लिड डाउन द कैनल, जो कि
नहर से होकर के जाती थी। स्लिट डाउन यानी से होकर के, नीचे से होकर के जाती थी। द कैनल यानी नहर, वहाँ पर कैनल का मतलब है नहर, नहर से स्लिट डाउन होकर के जाती थी ये नावें। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो कि कहाँ पर ले जाती थी, कोई बड़ा जो इनलैंड लेक था, समझ गए, कोई कारखाना था इनलैंड लेक, उधर की ओर ले जाती थी। कोई झील बनी हुई थी इनलैंड, उधर लेकर जाती थी इस माल को। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल, और सर्दियों के समय जो सड़क के पास में है, जो ये मिल थी, इसके पास में सड़क है के पास की जो ज़मीन है वो काली हो जाती थी कोल से। किससे? जो सारा कोल का मतलब कोयला, समझ गए, कोयले से काली हो जाती थी। डस्ट, कोल डस्ट मतलब जो कोयले का जो बुरादा होता है उससे क्या हो जाती थी, काली हो जाती थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, फिर वो जो विच शिफ्टेड डाउन यानी शिफ्टेड डाउन का मतलब होता है बाहर ले जाना। क्या मतलब होता है? बाहर ले जाना। फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, तो शिफ्टेड डाउन का मतलब अभी बताया बाहर ले जाना। एक मिनट, बहा कर ले जाना। चारकोल क्रेट्स यानी जो लकड़ी का कोयला होता है उसको चारकोल क्रेट्स बोलते हैं, लकड़ी का कोयला। तो ये जो वहाँ पर रोड के पास में जो मिल थी वहाँ पर ज़मीन है वो काली हो जाती थी, क्योंकि जो वहाँ से क्या बह कर के जाता था, जो लकड़ी का कोयला है उसको बहा करके ले जाया जाता था, क्योंकि उसके पास में क्या बनी हुई थी, एक कैनल बनी हुई थी, एक नहर बनी हुई थी। तो दोबारा से मैं समझा देता हूँ आपको इस पैराग्राफ को स्टार्टिंग से। द रामसजो आयरन वर्क्स यानी रामसजो आयरन वर्क्स जो अभी अभी है वो अभी बंद होने वाला था, लेकिन इतने लंबे समय से भी नहीं। एक बड़ा प्लांट था ये लोहे गलाने का और बेलन चक्की बनाने का, और गर्मियों के समय वहाँ पर बड़ी नावों की लाइनें, बड़ी जो नावें हैं उनकी लाइनें लगी रहती थी माल लादने के लिए, जो कि नहर से पार होकर के माल को ले जाती थी इनलैंड लेक की ओर। और एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय द रोड नियर द मिल वर ब्लैक, मतलब वहाँ पर रोड है, रोड के पास काली हो जाती थी कोयले से, जिसको चारकोल क्रैक्ट से मतलब लकड़ी का कोयला उधर से बह करके जाता था। इस कारण से लकड़ी का कोयला बह करके जाता था, तो वहाँ पर जो ज़मीन है वो क्या हो जाती थी, काली हो जाती थी। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration, though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो देखिए, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग यानी एक काली शाम के दौरान, मतलब अंधेरी शाम के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस यानी क्रिसमस से पहले की शाम के दौरान। क्रिसमस आप जानते हो एक त्यौहार होता है ईसाइयों का, तो क्रिसमस से एक शाम पहले द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर की, जो मालिक स्मिथ का मालिक का नाम क्या बताया यहाँ पर, स्मिथ,
द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, और उसका जो सहायक है, सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेंस, मतलब वो भट्टी के पास में बैठे हुए वेटिंग फॉर द पिग आयरन, जो कि वेटिंग फॉर द पिग आयरन। तो पिग आयरन का मतलब है, यहाँ पर लिख लेना आप, जो पिग आयरन वर्ड है, पिग आयरन का मतलब लिखना कच्चा लोहा। पिग आयरन एक ही मीनिंग है दोनों की, इसको बोलते हैं कच्चा लोहा। तो मास्टर स्मिथ और उसका जो हेल्पर है वो भट्टी के पास में बैठे हुए शाम को कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग पर रखना था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, अब वो निहाई करने के लिए तैयार थे। एनविल का मतलब है निहाई करना, तो यहाँ ही लिख देता हूँ मैं, एनविल का मतलब है निहाई करना। अब उस लोहे की वो निहाई करना मतलब उसको कूट करके उसकी निहाई करना चाहते थे। तो लोहे की निहाई करने के लिए उसको तैयार थे, आग पर पकाना और फिर उसको कूट करके जो निहाई करते हैं उस प्रकार से, मतलब उसकी एनविल का मतलब है निहाई करना। हाँ, तो निहाई करने के लिए तैयार थे और उस कच्चे लोहे के लिए, पिग आयरन के लिए क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। अब कुछ बच्चे समझते हैं सर पिग आयरन, पिग का मतलब तो सुअर होता है, लेकिन यहाँ पिग अकेला वर्ड नहीं है, पिग के साथ में आयरन भी है, दोनों का अर्थ है कच्चा लोहा। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीयर द ग्लोविंग मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीयर द ग्लोविंग मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार। तो आयरन बार का मतलब है, बार का मतलब होता है छड़। बार किसको बोलते हैं भाई, छड़ को बोलते हैं। जो लोहे की छड़ है उसको आयरन बार बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आयरन बार। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीयर द ग्लोविंग मास। तो ग्लोविंग मास का मतलब है चमकता हुआ, ग्लोविंग अत्यधिक चमकता हुआ। तो उनमें से एक खड़ा हुआ अत्यधिक चमकता हुआ विथ ए लॉन्ग आयरन बार, मतलब एक बड़ी लोहे की छड़ के साथ में, छड़ को लेकर के साथ में खड़ा हुआ। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षण में वापस लौटते हुए। ड्रिपिंग विथ प्रस्पायरेशन, और पसीना टपक रहा था। क्या टपक रहा था, पसीना, मतलब वो लोहे के पास में काम करके आया था तो इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा था, पसीना टपक रहा था। तो प्रस्पायरेशन का मतलब पसीना, लिख लेना। स्वेटिंग जिसको बोलते हैं, समझ गए। और ड्रिपिंग यानी मतलब टपक रहा था बूंद बूंद से। तो पहले तो वो क्या कर रहा था, उसका इंतज़ार कर रहे थे। उनमें से एक फिर लोहे की छड़ लेकर के कोई खड़ा हुआ और उस लोहे की छड़ से काम करके जब आया तो मतलब वापस लौटते समय प्रस्पायरेशन हो रहा था, पसीना टपक रहा था। तो एज वाज द कस्टम, जैसा कि वहाँ पर ये कस्टम था, रिवाज था। ही वोर नथिंग, मतलब वो कुछ नहीं पहना था, बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट, और एक लंबी शर्ट पहने था वो, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, और कुछ एक जोड़ी जूतों की पहनी हुई थी, एक जोड़ी जूतों की पहने हुए था। वुड, पेयर ऑफ वुडन मतलब लकड़ी के बने हुए कुछ जूते थे, उनको पहने हुए था। तो एक लंबा शर्ट पहने हुए, एक लंबा शर्ट और लकड़ी के बने हुए जूते वो पहने हुए था। तो रिटर्न कर देता हूँ इसको, रिवाइज कर देता हूँ एक बार फिर से बैक। तो रिवाइज में देखिए कि एक ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, मतलब एक अंधेरी शाम को क्रिसमस से पहले, मास्टर स्मिथ और उसका जो हेल्पर है वो गर्म भट्टी के पास में बैठे हुए थे और वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहे थे, कच्चे लोहे के लिए, विच हैड बीन पुट इन द फायर,
जिसको क्या करना था, उनको आग पर चढ़ाना था, और अब वो उसकी निहाई करने के लिए तैयार थे, एनिमल करने के लिए। एवरी नाउ, लेकिन प्रत्येक अब उनमें से एक खड़ा हुआ और चलता हुआ मतलब ग्लोइंग मास यानी अत्यधिक चमकता हुआ था वो। एंड देन वन ऑफ देम गोट स्टीयर ग्लोइंग मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार, मतलब उसमें से एक चमकती हुई लोहे की छड़ लेकर के, समझ गए? ये जो चमकता हुआ किसके लिए आ रहा है? लोहे की छड़ के लिए आ रहा है भाई। यहाँ पर एक चमकती हुई लोहे की छड़ ले करके उनमें से एक खड़ा हुआ, और जब वापस लौटा तो उसके पसीना टपक रहा था, जैसा कि वहाँ पर क्या था, कस्टम था, रिवाज था। ही वोर नथिंग, यानी वो कुछ नहीं पहने हुए था, बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, एक लॉन्ग शर्ट पहने हुए था और लकड़ी के बने जूते पहने हुए था। चलिए नेक्स्ट अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind wiped the rain against the brick-tiled roof. देखिए, ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स, यानी प्रत्येक समय वहाँ पर कुछ न कुछ प्रकार की आवाज़ें रहती थी, ऐसी कुछ साउंड्स वहाँ पर रहती थी। तो ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स ऑफ हर्ड इन द फोर्ज, मतलब वो जो भट्टी थी, समझ गए, उस भट्टी के पास में कुछ न कुछ आवाज़ें हैं वो सुनी जा सकती थी। द बिग बेलोज ग्रोवंड, द बिग बेलोज ग्रोवंड, तो बेलोज, द बिग बेलोज ग्रोवंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, मतलब कैसी आवाज़ें? देखिए, द बिग बेलोज, यानी बेलोज का मतलब है धोंकने, तो धोंकने की आवाज़ है उसकी। ग्रोन का मतलब वैसे कराना होता है, लेकिन जो धोंकने की जो आवाज़ साउंड है बड़ी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलता हुआ जो कोयले की जो उसमें जो दरारें होती थी उसकी आवाज़ें। द फायर बॉय सोवेल्ड चारकोल, द फायर बॉय सोवेल्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस। तो देखिए, द फायर बॉय सोवेल्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस। फर्नेस का मतलब भट्टी होता है, आपको पता है, लिख लेना अगर नहीं भी आता हो तो। द फायर बॉय मतलब आग के पास में जो लड़का था, वो जो चारकोल था उसको मो ऑफ द फर्नेस, यानी जो भट्टी है उसके मुंह में बहुत सारा जो चारकोल है वो उडेल रहा था, सोवेल्ड कर रहा था। सोवेल्ड का मतलब उडेलना, यहाँ पर क्या मतलब है? सवेलो नहीं है, ये सोवेल्ड है। ये फायर बॉय है, लड़का है, वो डाल रहा था चारकोल इस भट्टी के मुंह में, जिससे विथ एक ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, जिससे बहुत बड़ी खटखटाहट होती थी। गड़गड़ाहट या खटखटाहट, क्लेटर का मतलब उसको बोलते हैं खटखटाहट। बहुत ज़्यादा खटखटाहट होती थी जब वो कोयले को डालता था उस भट्टी में। आउटसाइड रोवर्ड द वाटरफॉल, आउटसाइड रोवर्ड द वाटरफॉल, और बाहर है वो पानी गिरने की आवाज़ आती थी, जैसे कि पानी दहाड़ रहा हो, इस प्रकार से आवाज़ आती थी। एंड ए शार्प नॉर्थ वाइंड वाइप द रेन द ब्रिक टाइल्ड रोप, मतलब एंड ए शार्प नॉर्थ वाइंड, और एक तीखी उत्तरी हवा जो कि इन सबको बरसात के द्वारा इन सबको पहुँच करके ले जाती थी
अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, मतलब ब्रिक टाइल्ड रूफ यानी टाइल लगी हुई जो छत है, समझ गए। ब्रिक का मतलब वैसे ईंट होता है, समझ गए। ब्रिक का मतलब क्या है, ईंट। मतलब ईंटों पर जो टाइल लगी हुई छत थी उसको पोंछ करके ले जाती थी। वाइप्ड, वाइप्ड है इसका मतलब है पोंछना। क्या मतलब है, पोंछना, यानी उसको साफ करके ले जाती थी। क्या करके ले जाती थी, साफ करके ले जाती थी। तो उसको साफ करके ले जाती थी। तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं इसको। तो रिवाइज कर देता हूँ कि पूरे समय वहाँ पर ऑल द टाइम देर आर मैनी, मतलब पूरे समय वहाँ पर साउंड्स आती रहती थी, सुनाई देती थी भट्टी के पास में। और बड़ी बड़ी जो धोंकनी थी उनकी आवाज़ें आती थी, या फिर जलता हुआ जो कोयले की क्रैक होती थी उसकी आवाज़ आती थी। और जो आग के पास में जो लड़का चारकोल जब इस भट्टी के मुंह में उड़ेलता तो बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट होती थी, बाहर पानी की गिरने की आवाज़ आती थी। और एक तीखी जब हवा चलती थी तो बरसात के साथ में ये क्या करती थी, टाइल लगी हुई जो छत थी, ईंटों की टाइल लगी हुई छत थी, इसको साफ करके ले जाती थी, इसको वाइप करके ले जाती थी। अब देखिए आगे देखिए। It was probably on account of all this noise that Blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. Surely it was nothing unusual for the poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come into the warm themselves in front of the fire. In front of the fire. यहाँ तक देखिए इसको कि it was probably on account of all this noise, कि ये शोर इस कारण से था, ठीक भी था, दैट कि द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि ब्लैक ये शोर इतना था, इस कारण शोर का ये कारण था। ऑन अकाउंट ऑफ यानी के कारण, क्या मतलब होता है, के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ का। तो ये शोर के कारण ही ये सब था कि जो ब्लैक स्मिथ है उसने ध्यान नहीं दिया, दैट कि ए मैन हैड ओपन द गेट, कि एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला था, एंड एंटर्ड द फोर्ज, और इस कारखाने के अंदर प्रवेश कर गया, अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेंस, और जब तक कि वह उस फर्नेंस भट्टी के पास में नहीं चला जाता तब तक उसने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब वो आवाज़ ही वहाँ पर आती रहती थी, वहाँ पर इस प्रकार से वहाँ पर जो आवाज़ें हैं उससे उसको ब्लैक स्मिथ को पता ही नहीं चलता था कि किसने गेट खोला या नहीं खोला। श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगबॉन्ड्स, और निश्चित रूप से ये कोई असाधारण नहीं था फॉर पुअर वैगबॉन्ड्स, जो गरीब बेचारे आवारा थे, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, मतलब विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स। तो ये जो कहना चाह रहा है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो आवारा व्यक्ति हैं, जिनके पास में सोने शरण लेने के लिए अच्छा सा घर नहीं है रात्रि को, जो कि टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, मतलब इस चमक से, लाइट की चमक से वे अट्रैक्टेड टू द फोर्ज ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स। सूटी पेन्स, तो सूटी पेन्स का मतलब लिखिए पेन्स का मतलब तो फलक होता है, और सूटी पेन्स का मतलब हो गया कालिक फलक, कालिक फलक, मतलब काले काले जो फलक हो जाते हैं। एंड टू कम विथ वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो आग के सामने अपने आप को गर्म करने के लिए
आते थे जो गरीब लोग थे। तो इस पैराग्राफ को क्या पूरे को मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ से, एक बार सुन लेना इसको ध्यानपूर्वक कि ये जो ठीक ही था ये कि जो ब्लैक स्मिथ ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि एक व्यक्ति गेट खोलता था और क्या फोर्स के अंदर चला जाता था, चाहे वो उसके पास ही क्यों न चला जाए। तो श्योरली ये निश्चित रूप से ये असाधारण था गरीब लोगों के लिए जो बाहर की ओर घूमते थे शरण लेने की बजाय रात्रि में, जो कि इस फौज पर आक्रमण कर देते थे और बच जाते थे वो कालिक लगे हुए फलकों से। मतलब धुएं वाली जो धुएं से काली कोई हुई वस्तु है उसको बोलते हैं सूटी पेंस। मतलब धुएंदार जो धुएं रहित कोई भी मतलब जो मकान वगैरह या उनके कोई झोंपड़ी है उससे वे बच जाते थे और क्या करते थे कि वो आ जाते थे वहाँ पर अपने आप ही आग के सामने आ जाते थे, अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए, यानी अपने आप को गर्म करने के लिए वहाँ पर आ जाते थे। तो एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि ये थोड़ा सा हार्ड है यहाँ से, कि निश्चित ही ये क्या था कि ये असाधारण नहीं था कि जो गरीब लोग हैं वो शरण लेने के लिए रात्रि को आते थे और अटैक कर देते थे बिना देखे ही इस फौज पर, और जो कि बच जाते थे थ्रो द सूटी पेंस, मतलब इस कालिक फलक से बच जाते थे और अपने आप को गर्म करने के लिए आग के सामने आ जाते थे। मतलब इन फ्रंट ऑफ द फायर, मतलब अपने आप ही हैं वो आग के सामने आ जाते थे अपने आप को गर्म करने के लिए। तो देखिए आज क्या क्या बता दिया मैंने आपको। यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था, यहाँ इट वाज लेट इन दिसंबर से। तो पहले तो ये पैराग्राफ पढ़ा, इसके बाद में ये जो पैराग्राफ अपना सेकंड है ये पढ़ा, सेकंड वाला जो पैराग्राफ है। इसके बाद में देखिए मैं रिवाइज तो हाथों हाथ कर देता हूँ, आपको पता है, और इसके बाद में ये थर्ड वाला पैराग्राफ, समझ गए। तो अब इससे आगे का है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम, जो बच गया वो लेसन अगले पार्ट में इस लेसन को पूरा करा दूंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इसका होमवर्क करते रहना, और मीनिंग मैं बता रहा हूँ आपको साथ के साथ में क्वेश्चन आंसर लिखा रहा हूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।